लोगों की कमीज़ें उठा के हम लोग देखते हैं कि हाँ जी किस किस को मार पड़ी है। चेकिंग करते हैं घंटा लगा के, आपके बाल देखते हैं, कि कान के अंदर देखते हैं, आपकी नाक के अंदर देखते हैं, आपके मुंह के अंदर ऐसे आपके लिप्स ऊपर करके ज़ुबान निकाल के ज़ुबान ऊपर नीचे करके इवन आपकी के अंदर देखते हैं। हाथ फील करके ना पैंट के अंदर अंदर बार बार से ही जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में सुराख है ना वो देखते हैं। एक इंचार्ज गुजरा 15-20 मिनट के बाद गुजरा, मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा सर बात सुनना। तो कहता हाँ जी। मैंने कहा यार वो सामने बॉटल पड़ी है खाली, वो मुझे पकड़ा दें। उसने पकड़ा दी, कैप ही लगा हुआ था उस पर। बॉटल मैंने पकड़ी, वॉशरूम की टूटी से पानी भरा, कैप बंद किया। शदीद गर्मी थी। अब ये वक्त आ गया, बारिश भी ख़त्म हो गई है, कूलर के बगैर आप नहीं रह सकते। शुक्र है मान टाइम बारिशें थी तो थोड़ा बंदे का गुजारा हो रहता था। ये बारिशें ख़त्म हो गई हैं, शदीद पसीना, मतलब दिल ही नहीं करता। पंखा तो था लेकिन उसकी हाइट बहुत ऊंची थी, वो उन्होंने इसलिए की हुई थी ताकि कोई सुसाइड ना कर ले। मैंने अपनी कमीज़ उतारी, कमीज़ उतार के ना मैंने अंदर बॉटल डाली, उसको लपेटा, सर के नीचे रख के सो गया। मैं 2 दिन ऐसे ही सो गया। रिश्वत कितनी ली गई और डिमांड कैसे करते थे और किस तरीके से इनको पेश की गई? सबसे पहले जब ये चुपेरे गालियाँ वालियाँ ये देते इसलिए थे ताकि जो है हम लोग इनके पैर पढ़ लें और इनको कहें कि जी हमें बताएं अब क्या करना है, आप जैसा कहेंगे वैसे हो जाएगा। ये लोग ना एजेंसियों के नाम लेते हैं, कहते हैं कि ISI वाला मैटर है आपका MI का मैटर है। आपने मेरे USDT ले लिए सारे, आपने मेरी फैमिली में से एक बंदे का बैंक अकाउंट नहीं छोड़ा। मैं आपको 7-8 करोड़ रुपया कैसे दे दूं? और डिमांड 7-8 करोड़ ही है। शुरू यहाँ से हुआ था। अच्छा, ये स्टार्ट है? ये स्टार्ट हुआ 7-8 करोड़ से शुरू हुआ था। देखिए, इस दौरान मेरी आपकी वालदा से और आपकी अहलिया से बात हुई फ़ोन पे, तो मुझे उन्होंने ये बात बताई कि वो हमसे पैसों की डिमांड तो करते हैं लेकिन ना वो बड़े दबे लफ्ज़ों में करते हैं और हमें कहते हैं मोबाइल अपना छोड़ के आओ, मोबाइल बाहर रख कर आओ। ये मेरी आपकी वालदा से भी बात हुई और आपकी अहलिया से भी बात हुई। तो फिर ये किस तरीके से डील डन हुई, कितने पैसे दिए गए, कितने मंगवाए गए? अब जब इनको ये पता लग गया है ना कि मैं बड़ा ढीठू, मैं तो 1 टका नहीं निकाल रहा, इन्होंने ना क्या किया, इन्होंने ना मेरी फैमिली को बुला के ना उनको थ्रेट्स देना शुरू कर दिए। अम्मा आती ही, अरूब आती ही, ज़िया आता, उनके सामने ना इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर देनी कि जी हम जज भी हम हैं, वकील भी हम हैं, ठीक है। फिर वो व्हाट्सएप पे जज की लिस्ट दिखाते हैं कि ये देखें हमारी इस जज से ताल्लुकात है, इस जज से ताल्लुकात है। फिर वो कहते थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोक देनी है। मेरे घर वालों के सामने कहते हैं कि तेरी हाई कोर्ट तक बेल मैंने रोकनी है। ये सरफराज चौधरी साहब दिखा रहे थे जजेस की लिस्ट, ठीक है। अब वो जजेस की लिस्ट जब दिखा रहे हैं ना, उस दौरान जो है ना मेरी वाइफ प्री अरेस्ट बेल करवा चुकी थी, क्योंकि 1 दिन पहले उनकी तफ्तीश हुई थी सारी, तो उन्होंने लॉयर से डिस्कस किया होगा, उन्होंने कहा था प्री अरेस्ट बेल करवा लें। वो जजेस की लिस्ट दिखा रहा है तो कहता कि जितोई साहब आपने प्री अरेस्ट बेल करवा ली है? तो कहती जी। तो कहता आप करवाएं, जितनी मर्जी बेलें करवाएं, 5 रुपये का एक नया सफ़ा आता है, उस पर एक नई FIR दर्ज होगी और हमने आपको उस पर पकड़ लेना है। 1-2 दिन के बाद जब मेरी फैमिली मेरे से मिलने आती है, जो सरफराज चौधरी साहब है उनका रवैया आप ऐसा समझें कि काश कोई रिकॉर्डिंग इस तरह की होती कि पहले उनका क्या रवैया था और अब उनका क्या रवैया है। बिल्कुल एक अलग ही शक्ल, कोई ब्लैकमेलिंग, अच्छा कोई ब्लैकमेलिंग कोई चुपेड़े नहीं, कोई थ्रेटनिंग नहीं, कोई इस तरह की धमकियाँ नहीं। जी अरूब जतोई साहिबा आपकी क्लीन चिट है, आप मेरी बहन है, मेरी बेटी है, आपको मैं क्लीन चिट देता हूँ, ठीक है। वहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि इसको पैसे पहुँच गए। 60 लाख रुपए में सिर्फ अब आपकी अहलिया भाई। हाँ जी, राइट, ठीक है। अब आपका मुद्दा 23 दिन का रिमांड हुआ है ना। 23 दिन के रिमांड के बाद भी वो कहते कि हम इसको जुडिशल करने का 50 लाख मांगा, 30 लाख पे आ गए थे। मतलब जेल भिजवाने का भी 30 लाख, जेल भिजवाने के भी मेरे से 30 लाख रुपए वो डिमांड कर रहे हैं। मैंने एज इट इज अपने दोस्त को मना कर दिया, बिल्कुल बुलशिट बातें कर रही है, ठीक है, कि जुडिशल होने का। फिर तो ये कहेंगे कि जी हम आपको फायर ना मारने के इतने पैसे लेंगे, तो इस तरह की बातों पे आ जाएंगे। मेरे घर वालों ने कि और कोई काम ख़राब ना हो, उन्होंने वो 30 लाख उनको दे दिए, उनको पहुंचा दिया ऑफिसर्स को, ठीक है। ये टोटल 90 लाख हो गए। टोटल 90 लाख रुपया ये एज इट इज़ जो है ये NCCI के ऑफिसर्स को गई है। वो शख्स जो बार बार इनके पास आ रहा था वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का एहलकार था। इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बैठा हुआ था, तो वो सरफराज चौधरी साहब अचानक आए रूम में, तो उन्होंने देखा सिगरेट थी उनके हाथ में, कहते है मुंडाई। तो बाकी लोग कहते कि हाँ जी, कहता है इसको ले आओ मेरे ऑफिस ना। हथकड़ी उन्होंने मुझे बना दी, मैं खड़ा हुआ था, बाकी वहाँ पे और भी ऑफिसर्स थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम कौन से जुए की एप्लीकेशन की कंट्री हेड हो? मैंने कहा सर मैं किसी जुए की एप्लीकेशन का कंट्री हेड नहीं हूँ। कोई मैं बात कर ही रहा होता हूँ तो वो गालियाँ देना शुरू कर देते, माँ बहन की गंदी गालियाँ देते। हाँ जी।
तो वो तो इंटरव्यूज में बैठ के मेरे वतन अजीज के साहिबान, ऐसा लगता था कि मार्शल लगा देंगे वो। डकी भाई जेल से बहुत जल्दी रिहा होने वाले हैं। मेरी इस खबर को तमाम लोग नोट कर रहे हैं। डकी भाई की जुए की एप्लीकेशंस की प्रमोशन के मुकदमे में जमानत मंजूर। डकी भाई की जमानत मंजूर। डकी भाई की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। 6 दिन पहले मैंने खबर दी थी कि वो NCCIA के करप्शन में मुलविस हैं। डकी भाई से जिन लोगों ने पैसे लिए हैं गैंग की सूरत में, इन तमाम लोगों के इस्तीफे आने वाले हैं। सरफराज चौधरी, मुश्तबा जफर, उस्मान डिप्टी डायरेक्टर, जवार अहमद अयाज साहब, इन्होंने अपने इस्तीफे डायरेक्टर लाहौर हशमत कमाल साहब को जाकर सबमिट करवा दिए हैं। डकी भाई और मुबैना रिश्वत लेने के केस में गिरफ्तार NCCI के 7 एहलकारों ने अब अपने सरकारी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। NCCIA के अफसरान पर करप्शन के इल्जामात। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी दूसरी विंडो में ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं डकी भाई, इनके साथ जेल में क्या हुआ, ये किस तरीके से पकड़े गए, जो अफसरान थे उन्होंने इनको कितना मारा, इनके वालिदैन से कितने पैसे लिए, वो रिश्वत की रकम कितनी बड़ी थी। और बहुत से लोग डकी से जब ये कोर्ट में जाते हैं सवालात करते हैं तो डकी बिल्कुल खामोश रहता है और शायद लोग समझते हैं कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है या ये बिल्कुल गुमसुम हो गया हुआ है। डकी भाई ये किस तरीके से ये सारा मामला हुआ और आपको गिरफ्तार एयरपोर्ट से किया गया था? आप कहीं जा रहे थे या पाकिस्तान लैंड किया था? हम लोगों को मलेशिया से आया हुआ था इनविटेशन एक इवेंट का। मेरे पास रिटर्न टिकट भी है, कंफर्म रिटर्न टिकट, क्योंकि आपको तो पता है मेरे पे तो इल्जाम ही लगा था ना कि मैं मुल्क छोड़ के भाग रहा हूँ। किस स्टेट को जाना था आपने? ये मैंने जाना है 16 अगस्त, जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ उसी टाइम की हमारी फ्लाइट थी ना। और वापसी कब की थी? वापसी थी हमारी 21 या 22 की अगस्त। मतलब आपने 7 दिन बाद वापस आ? मैंने 6 दिन बाद, 5-6 दिन बाद वापसी थी हमारी। इस दौरान कोई आपको नोटिस आए? क्योंकि FIA में अगर किसी पर भी FIR होनी है तो पहले 3 नोटिस जाते हैं, तो कोई नोटिस नहीं, नोटिस नहीं आया ना। व्हाट्सएप एक नोटिस भी नहीं आया? एक भी नहीं आया। पता है क्या है, मेरी हिस्ट्री है, मुझे कोई नोटिस आया मैं हमेशा पेश हुआ। मैंने कभी किसी इदारे को इग्नोर नहीं किया अगर वो बुलाता है। तो इसका मतलब है कि कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की गई, तो फिर तो आपकी गिरफ्तारी भी गैर कानूनी थी। FIA तो इस तरीके से गिरफ्तार ही नहीं कर सकता या NCCI गिरफ्तार ही नहीं कर सकता। क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकलिटी समझता नहीं हूँ। ऑल आई नो इज़ कि मुझे नोटिस कोई नहीं मिला। जो इमिग्रेशन पे ऑफिसर था उसने मुझे पूछा कि यार आप पे कोई FIR है। अब जब उसने मेरे से ये पूछा ना, मेरे माइंड में ना एक FIR आना शुरू हो गई जो मेरे पे मोटरवे पे हुई थी। वो जो आप ड्राइव कर रहे थे, ड्राइव वाली, वो केयरलेस ड्राइविंग की एक FIR थी। मेरे माइंड में वो आना शुरू हो गई। मैंने कहा यार एक मोटरवे की FIR है। कहते नहीं कुछ साइबर क्राइम का आपका इशू है। मैंने कहा नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप आ जाइए हमारे साथ। इवन उन्होंने मेरी वाइफ को इशारा करके कहा था कि अगर आप जाना चाह रही हैं तो आप जा सकती हैं। वो स्टॉप लिस्ट में नहीं थी। अब क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि यार कोई मोटरवे की FIR हुई, ठीक है, तो शायद हो सकता है उसी की कोई इंक्वायरी हो। मैंने वही जो मोटरवे के FIR में जिन लोगों से कंसल्ट किया है, एक आधा मैसेज मैंने उनको कर दिया। साथ मैंने उनसे पूछ लिया कि यार हम लोग फ्लाई कर सकेंगे, अभी हमें किस लिए बैठाया गया है। तो कहती कि नहीं, मेरे ख्याल से आप फ्लाई नहीं कर सकेंगे। फिर मैंने ज़िया को मैसेज कर दिया कि यार वो एक इशू हो गया। हाँ, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया कि यार हम लोग ना एयरपोर्ट पे ही हैं, हमें फ्लाई नहीं करने दे रहे, तो आप ना आ जाओ वापस। हमें ड्रॉप करके आया था एयरपोर्ट। मैंने कहा यार आप वापस आ जाओ, हमें पिक कर लेना। हमें लगा हम शायद 5-10 मिनट शायद हमें बस फ्लाई नहीं करने देंगे और हम घर जा सकेंगे, हमें ये लगा। इमिग्रेशन ऑफिसर से मैंने पूछा कि मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा इशू बता सकते हो आपके पास अगर कोई डिटेल है? तो कहता कि यार आपकी कोई इंक्वायरी है, FIR भी नहीं, ठीक है। कहता आपकी कोई इंक्वायरी है साइबर क्राइम में लगी हुई, किस बारे में ये हमें नहीं पता। हमसे फ़ोन वगैरह ले लिया, मेरे से और मेरी वाइफ से फ़ोन ले लिया। तो कहते कि इसको एयरप्लेन मोड पे लगा के हमें मोबाइल फ़ोन दे दें। अब हमारा कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो गया। शुक्र है मैं लोकेशन इसको ज़िया को भेज चुका था। एक मोबाइल जब्त हो गए दोनों के। खैर वो ले गए, मुझे हथकड़ी बनाई। रूप ने कहा कि यार मैं आ जाती हूँ साथ तुम्हारे। मैंने कहा नहीं तुम ना घर जाओ। आप पर FIR नहीं हुई थी और आप अभी FIR नहीं हुई थी, कर लिया गया, हथकड़ी अभी मेरे पे FIR नहीं थी, ठीक है, और हथकड़ी लगा दी गई। हाँ जी, मैंने रूप को कहा तुम जाओ घर, ठीक है, और इन्फॉर्म कर दो लोगों को कि इस तरह से हुआ है। लेकिन इधर तो खबरें ये चलवा दी गई कि डकी जो है हाँ जी मुल्क से बैरून मुल्क फरार हो रहा था। हाँ जी, और उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया भागते वक्त। और आप बता रहे हैं कि रिटर्न टिकट्स भी हैं और ये स्क्रीन पर भी लोग देख सकते हैं। अब देखिए 16 को जाना था और ये 22 या 3 की रिटर्न टिकट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
जब मैं वहाँ पहुंचा NCCI ऑफिस, वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स थे, एक उनके पास ब्लैंक पेपर था, उन्होंने मेरा बयान लिखना शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने मेरे से एप्लीकेशन प्रमोशन के बारे में पूछा, तब मुझे पता लगा कि ये इस मामले में इंक्वायरी है। जो भी वो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे रिगार्डिंग किससे आपकी बातचीत